पोप फ्रांसिस का निधन, नए पोप का चुनाव कैसे होगा? कॉन्क्लेव समझाया गया। पोप फ्रांसिस का निधन खराब स्वास्थ्य से जूझने के बाद हुआ है, जिसमें दोनों फेफड़ों में निमोनिया भी शामिल है। अब निगाहें उनके उत्तराधिकारी और रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कॉन्क्लेव नामक एक सभा में अपने नेता का चुनाव करने की प्रक्रिया पर टिकी हैं। सिस्टिन चैपल में यह बैठक रहस्य में डूबी हुई है। ईसाई जगत शोक में डूब गया क्योंकि खबर आई कि पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कार्डिनल केविन फेरेल ने खबर देते हुए कहा, आज सुबह 7:35 बजे रोम के बिशप फ्रांसिस पिता के घर लौट आए। उनका पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने हमें विश्वास, साहस और सार्वभौमिक प्रेम के साथ सुसमाचार के मूल्यों को जीना सिखाया, खासकर सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए। प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य के रूप में उनके उदाहरण के लिए अपार कृतज्ञता के साथ हम पोप फ्रांसिस की आत्मा को ईश्वर एक और ट्रिब्यून के असीम दयालु प्रेम के लिए समर्पित करते हैं। पोप फ्रांसिस का निधन ईस्टर के ठीक एक दिन बाद हुआ, जब उन्होंने वेटिकन सिटी में अपने पोप मोबाइल से सेंट पीटर स्क्वायर में 35,000 से अधिक लोगों की भीड़ का अभिवादन करते हुए एक आश्चर्यजनक सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। यह उस समय हुआ जब पोप को दोनों फेफड़ों में निमोनिया के जानलेवा मामले से जूझने के बाद रोम के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। पोप फ्रांसिस के निधन से उनके उत्तराधिकारी और चर्च के भविष्य के बारे में भी सवाल उठते हैं। आखिरकार एक नया पोप कैसे चुना जाता है? कॉन्क्लेव क्या है? एक नए पोप को चुनने की अत्यधिक कोरियोग्राफ की गई प्रक्रिया क्या है? हम यह सब समझाते हैं। हम आज के पोप उत्तराधिकार पर कैसे पहुंचे? इससे पहले कि हम पोप के चयन की प्रक्रिया में गहराई से उतरें फ्रांसिस के उत्तराधिकारी, आइए समझते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। 11वीं शताब्दी तक पादरी और उपासकों दोनों की लोकप्रिय राय का उपयोग पोप को चुनने के लिए किया जाता था। आश्चर्य की बात नहीं है, इससे परस्पर विरोधी दावे, विवाद और यहाँ तक कि पोप विरोधी भी पैदा हुए, ऐसे व्यक्ति जिनके पास पोप की सीट पर वास्तविक, यद्यपि झूठे, दावे थे। हालांकि 1059 में पोप निकोलस द्वितीय ने एक डिक्री जारी की जिसके तहत पोप चुने जाएंगे, जिसमें कार्डिनल बिशप को निर्वाचक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसने रोमन अभिजात वर्ग और निचले पादरी के प्रभाव को कम किया और बदले में कार्डिनल्स के कॉलेज की नींव रखी, जिसे औपचारिक रूप से 1150 में स्थापित किया गया। आज कुल 222 कार्डिनल हैं, जिनमें से 120 वोट देने के पात्र हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1975 में 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी कार्डिनल को मतदान से बाहर करने के लिए नियम बदल दिए गए थे। जब कोई पोप मर जाता है या इस्तीफा दे देता है, तो कार्डिनल्स के कॉलेज को चुनाव के लिए बुलाया जाता है, जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है, और सभी से उम्र या अस्वस्थता की परवाह किए बिना इसमें भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। यह कॉन्क्लेव आमतौर पर अंतिम पोप के जाने के 15 से 20 दिनों के बाद बुलाया जाता है। यह समय सीमा 1922 में तय की गई थी, ताकि दुनिया भर के कार्डिनल्स को यात्रा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पोप के निधन या इस्तीफे के 15 से 20 दिनों के बाद कार्डिनल्स का कॉलेज वेटिकन सिटी के सिस्टिन चैपल में अत्यधिक गोपनीय और कोरियोग्राफ किए गए कॉन्क्लेव के लिए मिलता है। एक नया पोप चुनने की प्रक्रिया। कॉन्क्लेव का पहला दिन एक विशेष सुबह के मास के साथ शुरू होता है, जिसके बाद कार्डिनल्स सिस्टिन चैपल में प्रार्थना और भजन गाते हैं, संतों और पवित्र आत्मा से पोप चुनने में मदद करने की विनती करते हैं। उन्हें सुसमाचार की पुस्तक पर शपथ भी दिलाई जाती है कि वे सम्मेलन के विवरण का खुलासा नहीं करेंगे। एक बार जब सभी कार्डिनल शपथ ले लेते हैं, तो पोप के धार्मिक समारोहों के मास्टर एक्स्ट्रा ओमनेस चिल्लाते हैं, जिसका लैटिन में अर्थ है सभी बाहर। कार्डिनल को छोड़कर सभी चले जाते हैं और मतदान शुरू हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक बार सम्मेलन शुरू होने के बाद कार्डिनल बंद क्षेत्रों में खाते हैं, मतदान करते हैं और सोते हैं। टोरंटो के आर्चडायोसिस के अनुसार यदि कार्डिनल जानकारी लीक करते हैं तो उन्हें बहिष्कृत किया जा सकता है और सम्मेलन से पहले और बाद में चैपल में सुनने वाले उपकरणों की सफाई की जाती है। कार्डिनल को बाहरी संचार से रोक दिया जाता है, टेलीविजन हटा दिए जाते हैं और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 2 डॉक्टरों को सम्मेलन में जाने की अनुमति है, साथ ही पुजारी जो विभिन्न भाषाओं में स्वीकारोक्ति सुन सकते हैं, और हाउसकीपिंग स्टाफ। सम्मेलन के पहले दिन मतदान का पहला दौर होता है।
यदि कोई भी निर्वाचित नहीं होता है तो दूसरा मतदान होता है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार नए पोप के चुने जाने तक कॉन्क्लेव के प्रत्येक दिन 4 वोट, 2 सुबह और 2 दोपहर आयोजित किए जाते हैं। यदि मतदान के 3 दिनों के बाद कोई स्पष्ट विजेता स्थापित नहीं होता है तो कार्डिनल प्रार्थना और चिंतन के लिए एक पूरा दिन की छुट्टी लेते हैं। यदि यह 4 दिवसीय चक्र 7 बार और दोहराया जाता है तो सबसे अधिक समर्थन प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच एक रन आयोजित किया जाता है।